नमस्कार दोस्तों, आज के फेसबुक लाइव सेशन में आपका स्वागत है। आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो टॉपिक है मेंटेनेंस एंड सेफ्टी ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस ड्यूरिंग पैंडेमिक कोविड-19। महामारी कोविड-19 के दौरान घरेलू विद्युत उपकरणों का रखरखाव और सुरक्षा। दोस्तों के जैसा आपको मालूम है कि महामारी कोविड-19 के दौर से हम लोग गुजर रहे हैं और इस ड्यूरेशन में लॉकडाउन 4.0 भी स्टार्ट हो चुका है और हम बहुत सारी समस्याएं फेस कर रहे हैं। हम घर के अंदर जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं उसमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही है तो हम इलेक्ट्रीशियन को बुलाने में बड़ा संकोच कर रहे हैं। तो इस टॉपिक को चूज़ करने के लॉजिक यही है कि मैं आप लोगों के सामने आके जो घर के जो घरेलू उपकरण होते हैं, जो उनके कैसे उसके मेंटेनेंस करी जाए और उसकी कैसे सेफ्टी करी जाए, उसको मैंने चुना है। तो फेसबुक लाइव सेशन में आपका फिर से स्वागत है और सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज मित्रों, जैसा कि हमने टॉपिक चुना है मेंटेनेंस एंड सेफ्टी ऑफ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में मैंने जो दो टॉपिक चूज़ किए हैं वो है घर में एक इन्वर्टर और दूसरा है एसी। कि इन्वर्टर और हम एसी की सर्विसिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले जानने से पहले क्योंकि पहले इन्वर्टर और एसी जानने से पहले हमें बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल जो है उसको जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो आज मैंने जो टॉपिक जैसे स्टार्ट कर रहे हैं उसमें सबसे पहले हम लेंगे व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो होती है ये जानना है। तो इलेक्ट्रिसिटी जैसा आपको मालूम है कंडक्टर के थ्रू फ्लो होती है और फिर उसमें कुछ टर्म्स आते हैं इंसुलेटर, क्योंकि ऐसा नहीं कि करंट से अगर कोई आदमी डायरेक्ट टच में आ जाए तो हमें इंसुलेटर के बारे में जानना ज़रूरी है। करंट क्या होती है, किस टाइप की करंट होती है, एसी करंट क्या है, डीसी करंट क्या है, और जनरली आपने टर्म सुना होगा कि इलेक्ट्रिकल लोड। तो हम इलेक्ट्रिकल लोड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। फिर मोस्टली आपने ये भी देखा कि इलेक्ट्रिकल शॉक की करंट का झटका लग जाता है। तो इलेक्ट्रिकल का झटका क्यों लगता है, इसके पीछे क्या कारण है, इस पर कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं, इन सब के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। देन वी विल नो अबाउट द बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी एट होम्स, कि हम अपने घर में सभी लोग इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को यूज़ करते हैं सब, और उसके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती है। तो हमें ऐसे कौन से सेफ्टी नॉर्म्स फॉलो करने चाहिए जिससे हम इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से बचें। फिर हम उस पर आएंगे मेंटेनेंस ऑफ द बैटरी ऑफ द इन्वर्टर, और नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक जो होगा मेंटेनेंस ऑफ एयर कंडीशनर। So as you know, we love electricity. It keeps us warm, makes our homes bright, allows us to access all of our entertainment, enable us to eat a warm meal whenever we want, and so much more. Electricity has made our lives more enjoyable in so many ways, but that doesn't mean it comes without its risk. So to overcome this risk, we need safety when we use our electrical appliances. तो दोस्तों, ये जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हम कैसे करते हैं। हमारे डेली लाइफ में इलेक्ट्रिसिटी का बहुत यूज़ है। जैसे कि आप इंटरटेनमेंट के लिए आप टीवी यूज़ करते हैं, अपना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको खाना गर्म करना है तो देन यू आर यूजिंग द माइक्रोवेव, हॉट प्लेट यूज़ कर रहे हैं। घर में अगर जब डिफरेंट टाइप की लाइट्स यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, एसी यूज़ कर रहे हैं। तो आज के दौर में बिना इलेक्ट्रिसिटी के रहना एक बड़ा मुश्किल और असंभव सी चीज़ हो गई है, और लाइफ बिना इलेक्ट्रिसिटी के पॉसिबल नहीं है। बट इलेक्ट्रिसिटी के साथ में क्या है कि आपको बहुत सारी प्रिकॉशंस भी लेने हैं, मेजर भी ले रहे हैं। इफ़ यू आर नॉट एबल टू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली, दैट मीन्स रिस्क इज कमिंग इन द पिक्चर। सो हाउ यू कैन ओवरकम दिस रिस्क, वी नीड टू नो सेफ्टी व्हेन वी यूज़ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। So question arises, what is electricity, right? So as we cannot see the electricity, but we are aware of it in our everyday life. There are countless ways in which we use it in our day-to-day activities. We cannot taste or smell electricity, but we can feel it, right? Electricity can be defined as flow of electrons through a conductor. So electricity is nothing but it is a current. And what is a current? Current is nothing but it is a flow of current. यानी जो कंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है वो करंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग। सो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज करंट. Then you are familiar with the very
फेमिलियर वर्ड्स लाइक के पावर, हम लोग हमेशा कहते हैं कि पावर कितना है, कोई भी अप्लायंसेस खरीदते हैं तो व्हाट इज़ द कैपेसिटी और वो हाउ मच पावर विल बी कंज्यूम्ड बाय दैट पर्टिकुलर अप्लायंसेस। देन वी आर फेमिलियर विद द वोल्टेज, जैसे हमारे घर के अंदर जो वोल्टेज है वो कितना वोल्टेज है। नॉर्मली हमारे घर में सिंगल फेस एसी सप्लाई आती है और दैट इज़ ए 230 वोल्टेज। सो वॉट एवर द सप्लाई इज कमिंग आवर होम, that voltage is fixed 230 voltage. There may be the some fluctuation due to the change in the load, but it is assumed that voltage is fixed, that is a 230 voltage current. Then another term is coming energy. So here we are talking about the electrical, so we must know about the what is the energy. Energy is nothing but it is a product of power multiplied by time. So whatever the electricity bills comes at your home, that comes in terms of the energy. How much energy you are going to consume, that is a energy. So how do you calculate the energy? To calculate the energy, you must know how much the power you are going to consume. Like suppose you are using one iron, so you must know how much power will be consumed by that iron. So we are assuming that iron is consuming 1 kilowatt power, that is 1000 watt power. Now you have to find the energy. तो आपको क्या करना है, just you must know how much टाइम यू आर गोइंग टू यूज़ दैट आयरन. सपोज आपने 1 आवर और 2 आवर आपने आयरन को यूज़ किया दिन में, तो हाउ मच एनर्जी यू आर गोइंग टू कंज्यूम, बिकॉज पावर रेटिंग ऑफ दैट आयरन इज 1000 watt just multiplied by the time. So 1000 multiplied by 2, so it is coming 2000 watt. And unit of energy is in kilowatt hour. Kilowatt hour means, if we are saying, that means you are using 1 unit of electrical energy, that means you are using 1 kilowatt electrical power in 1 hour. So for iron we are calculating, because you are using this iron for the 2 hour and capacity of that iron is a 2 watt. So 2 watt to 2 kilowatt multiplied by 2 hour, that is coming 4 kilowatt. So just divide by 1000, so it is coming 4 unit. That means if you are using iron for the 2 hour, that means you are consuming 2 unit of electrical energy. Another term is coming power factor. Power factor is nothing but it is a ratio of actual power to the apparent power, or you can say understand that cosine angle between voltage and current is a power factor. मित्रों, ये जो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है बेसिकली इंजीनियरिंग पर्पस से नहीं बनाया है, तो मैं ये चाहता हूँ कि टॉपिक जितना सिंपल रहेगा उतना, तो दैट मीन्स यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पावर फैक्टर, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द पावर फैक्टर. सो यू मस्ट नो व्हाट इज द पावर, व्हाट इज द वोल्टेज, व्हाट इज द करंट एंड व्हाट इज द एनर्जी. Now because current is flowing, how current does flow? Current will be flow through the conductor. Now we have to understand what is a conductor. Conductor are nothing but, conductor are the material or substances which allow electricity to flow through them. They are able to conduct electricity because they allow electrons to flow inside them very easily. Conductors have also a property of allowing the transition of the heat from one source to another. तो आपने कंडक्टर सभी ने देखे, आपके घर में जितनी भी वायरिंग हो रही है, ऑल आर द कंडक्टर. इफ एंड यू आर ऑल्सो एबल टू सी द ट्रांसमिशन लाइन, दैट पावर इज transmitting from generating station to the consumer side with help of the conductor, that is a negative conductor. That conductor is called ACSR conductor. आपके घर में जो सिंपल फ्लेक्सिबल वायरिंग जो आप यूज़ करते हैं वो भी वायर, दैट इज ऑल्सो कंडक्टर. अब कंडक्टर किस मटेरियल का बना होता है? कंडक्टर मे बी द मेड ऑफ द एल्युमिनियम, मे बी ऑफ द कॉपर, मे बी ऑफ द गोल्ड, मे बी ऑफ द सिल्वर. और कंडक्टर में क्या कि आपको जितनी करेंट, कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर विल डिपेंड ऑन द करेंट. यानी आप मार्केट में जब भी कंडक्टर खरीदने जा रहे हैं तो उसको आपको बताना पड़ेगा कि कितने करंट के लिए करंट खरीद रहे हैं. तो उसकी जो रेटिंग जो कंडक्टर की होती है वो किस में होती है? करंट में होती है. अगर आपको ज़्यादा करंट फ्लो कराना है उस कंडक्टर में, दैट मीन्स वो कंडक्टर थिक होगा. वो कैसे होता है? क्योंकि थिक कंडक्टर मीन्स आर किस पे डिपेंड करता है? आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए. दैट मीन्स रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायमीटर ऑफ द कंडक्टर, राइट. इफ डाया इज मोर, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज लेस. And what is a current? Current is nothing but it is a voltage upon resistance. That means it is inversely proportional to resistance. If resistance is more, that means current is less. तो इसका मतलब अगर ज़्यादा करंट फ्लो कराना है तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. और रेजिस्टेंस कम होने के लिए क्या है? उसका डाया उसका ज़्यादा होना चाहिए.
So just we are taking some example, as I already explained, that silver, gold are the best conductor of the electricity. But question arises, why do we not use this silver and gold? As you know, silver and gold are the very costly. That's why we are not using the silver and gold conductor for any purpose. बट कॉपर, ब्रास, स्टील, एल्युमिनियम आर द गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. तो हमारे घर में हम जब भी वायर खरीदने जाते हैं तो आपने देखा होगा शॉपकीपर आपको बोलता है कि कौन सा वायर चाहिए, तो वो कहता है कि ये वाला वायर सस्ता है. जो सस्ता है मीन्स दैट कंडक्टर इज मेड ऑफ द एल्युमिनियम. और जो कॉपर वायर के जो कंडक्टर आप यूज़ करते हैं, जो वायर खरीद के लाते हैं, वो कितना है कि 5 रुपये मीटर या 10 रुपये मीटर जो देता है वो कॉपर है. अगर कॉस्टली है तो इसका मतलब कॉपर है. और कॉस्टली क्यों है? कॉपर इज ए कॉस्टली एंड कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ द current. That's why we always used to try to use the copper conductor, क्योंकि कॉपर के अंदर उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी तो करंट अच्छा फ्लो होगा. करंट के अंदर अगर रेजिस्टेंस उसका कम होगा तो इसका मतलब उसके अंदर जो लॉस है, लॉस इन टर्म्स ऑफ द रेजिस्टिव लॉसेस, लॉस इज व्हाट? लॉस इज नथिंग बट इट इज ए आई स्क्वायर आर लॉस. अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस अगर आर मान लिया जाए तो उसके अंदर जो लॉस होते हैं दैट लॉस इज आई स्क्वायर आर. यानी अगर किसी वायर का रेजिस्टेंस अगर कम होता है, क्योंकि करंट तो फिक्स है, आपने जो लोड लगा दिया उसमें उतना करंट फ्लो होगा, बट व्हाट यू कैन कंट्रोल दैट इज रेजिस्टेंस. तो आप ऐसी वायरिंग अपने घर में यूज़ करें जिसका रेजिस्टेंस कम हो. और रेजिस्टेंस कम किसका होता है? कॉपर का कम होता है. इसलिए हमें प्रीफर ये करना चाहिए कि हमारे घर में जब भी वायरिंग हो तो कॉपर कंडक्टर की वायरिंग हो इसमें. मर्करी इज ऑल्सो एन एक्सीलेंट लिक्विड कंडक्टर दैट फाइंड्स यूज इन मैनी इंस्ट्रूमेंट. जैसे मर्करी आपके थर्मामीटर में यूज़ होता है तो वो, क्योंकि दैट इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर. और बहुत से जो टिपिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, वहाँ पर भी मरकरी का यूज़ किया जाता है. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ए इंसुलेटर. इंसुलेटर आर द मटेरियल और द सबस्टेंसेस विच रेजिस्ट और डोंट अलाउ द करेंट टू फ्लो थ्रू देम. दे आर मोस्टली सॉलिड इन नेचर and are finding use in variety of the system. They do not allow the flow of heat as well. The property which makes insulator different from conductor is its resistivity. अब देखिए कि समझ में आया कि इंसुलेटर क्या है. दैट मीन इंसुलेटर आर द मटेरियल इन विच करंट कैन नॉट बी फ्लोन, राइट. तो अगर हम किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रिकल वायर के लाइव टच में आ रहे हैं, दैट मीन्स हमें वहाँ पे इंसुलेटर यूज़ करना चाहिए. तो आप जैसे कि आपने देखा होगा आपके घर में सभी क्या टेस्टर यूज़ करते हैं या प्लायर यूज़ करते हैं. तो टेस्टर की जो अपर बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है? वो ग्लास की होती है. तो ग्लास इज ए गुड इंसुलेटर. और जो प्लायर जहाँ से आप जब पकड़ते हैं हाथ से, उसमें जो रबर चढ़ा होता है, इसलिए चढ़ते हैं क्योंकि आप प्लायर से लाइव वायर को टच कर रहे हैं. इफ दैट insulator of that plier is not proper, that means current can flow from that wire through plier to the your body. तो इसका मतलब इंसुलेटर उसलिए यूज़ करते हैं जब आपको करंट को टच ना, कोई भी आपकी बॉडी आपके करंट के टच में ना आए. इसीलिए आपसे बोला जाता है कि जब भी आप कभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे काम करते हैं तो आप हमेशा स्लीपर पहन के करिए या शूज़ पहन के करिए. क्यों? Because shoes and sandal or slipper are the good insulator. So here some are the example of the insulator. As I told you that glass is the best insulator as it has the highest resistivity. Plastic is also a good insulator and it finds its use in the making a number of things. Rubber is a common component in the making tires, fire resistance cloth and slipper. This is because it is a very good conductor. और आपने बहुत से कंडक्टर, जब आप अगर कहीं रास्ते में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, तो ट्रांसमिशन लाइन आपने देखी होगी. सो आपने कुछ जो ब्राउन कलर की जो चीज़ें देखी जिसके ऊपर वायर रखा था, दैट इज इंसुलेटर. और वो इंसुलेटर किसका बना होता है? दैट इंसुलेटर इज मेड ऑफ द पोर्सिलिन. तो डिफरेंट टाइप के इंसुलेटर होते हैं, पिन टाइप इंसुलेटर, साइकिल टाइप इंसुलेटर, डिस्क टाइप इंसुलेटर. सो जस्ट यू मस्ट नो दैट व्हाट आर द इंसुलेटर. फिर हम जो टर्म आता है करंट, सभी लोग हम लोग दिन में कई बार बोलते हैं कि करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है. तो अब करंट कितने टाइप की होती है? बेसिकली करंट इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज ए AC करंट दैट इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट, अनदर इज DC करंट दैट इज ए डायरेक्ट करंट. सो अल्टरनेटिंग करंट कैन बी डिफाइंड एज फ्लो ऑफ द चार्ज दैट चेंजेस डायरेक्शन पीरियडिकली. Basically AC is used, that is also alternating current is used to deliver power to the industries, houses, office building, etc. And whatever the power AC current that are coming in your house, the frequency of that AC is 50 Hertz. What is the meaning of that 50 Hertz? Means
करंट डायरेक्शन चेंजेस 50 साइकिल्स और यू कैन से 100 टाइम्स पर सेकेंड। यानी जो करंट का जो वेव फॉर्म होती है वो ऑल्टरनेटिंग वेव में होती है और एक सेकेंड में 100 टाइम्स वो करंट जीरो से होके पास होती है। इसका जब भी हम आपको ये होता है कि एसी करंट इज डीसी करंट इज मोर डेंजरस इन कंपैरिजन टू द एसी, व्हाट इज द रीज़न? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है और ये 50 साइकिल इसके बनती है और 100 टाइम्स ये 0 पॉइंट से मतलब 0 टू मैक्सिमम, फिर 0, 0 टू, फिर अगेन नेगेटिव, फिर 0। इसलिए कि जहाँ पर भी वो पॉइंट साइकिल जब 0 मैग्नीट्यूड होता है उस वोल्टेज का या करंट का, तो उस समय दैट वोल्टेज इज 0 और उस समय आपको एक इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है, झटका लगता है और आपको वो फेंक देता है और छोड़ देता है। और डीसी करंट में क्या होता है कि डीसी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होता, मतलब वो कभी भी ऐसी साइकिल नहीं आता कि उसमें जीरो हो। दैट मीन दैट वोल्टेज दैट करंट इज ए कंटिन्यूस, इसलिए ये बोला जाता है कि डीसी करंट इज मोर डेंजरस इन कंपैरिजन टू द एसी। आप डीसी करंट कैसे समझ सकते हैं? आप डीसी जैसे आपके घर में बैटरी यूज़ कर रहे हैं, इन्वर्टर की बैटरी यूज़ कर रहे हैं या कार में जो बैटरी यूज़ हो रही है, जो आपके रिमोट के अंदर जो सेल होते हैं, तो इसमें से जो भी आपको इलेक्ट्रिकल पावर मिलती है, जो वोल्टेज जैसे 1.5 वोल्ट का एक आपका सेल है रिमोट के अंदर, तो उसमें से जो भी करंट हो रही है वो करंट जो आपको मिलती है वो डीसी होती है। और आपके अंदर घर के अंदर जो भी सप्लाई आ रही है वो ऑल्टरनेटिंग करंट है, 230 वोल्ट की सप्लाई होती है और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है और करंट आपकी चेंज होती है डिपेंड्स ऑन द लोड, कि आपके घर का इलेक्ट्रिकल लोड क्या है। इलेक्ट्रिकल लोड क्या होता है वो आगे हम उसको समझेंगे। हियर यू कैन सी द व्यू ऑफ द डीसी करंट एंड एसी करंट। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एन इलेक्ट्रिकल लोड। कहते हैं घर में लोड बढ़ रहा है, लोड कम हो रहा है, बहुत ही फैमिलियर वर्ड है। सभी लोग, चाहे घर में कोई भी हो, चाहे हाउस वाइफ हो या जिसको इंजीनियरिंग नहीं मालूम है या कोई लेबर हो या कोई भी आदमी हो, तो इलेक्ट्रिकल लोड के टर्म्स के बारे में सब लोग फैमिलियर है कि इलेक्ट्रिकल लोड क्या होता है। सो इलेक्ट्रिकल लोड क्या होता है ये हमें समझना है। इलेक्ट्रिकल लोड इज नथिंग बट इट इज ए द इलेक्ट्रिकल इज ए लोड इज बेसिकली whatever the appliances you are using, like you are using a refrigerator, you are using a microwave oven, all are the electrical load. So an electrical load is an electrical component or portion of a circuit that consumes electrical power. क्योंकि आपने अगर एक रेफ्रिजरेटर अपने घर में यूज़ कर रहे हैं या माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं या टेलीविज़न यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, वो उसके वो कुछ लोड कंज्यूम करेगा। इसका मान लीजिए सपोज मैंने कहा कि माइक्रोवेव आपका 1 किलोवाट का है, तो 1 किलोवाट उसका क्या हुआ, दैट इज़ ए इलेक्ट्रिकल लोड। आप जैसे लोड आप कैसे समझेंगे? सपोज आप मैकेनिकल लोड की बात करते हैं, तो जैसे मैंने बोला कि आप 50 किलो का कोई वेट उठा सकते हैं, दैट मीन्स आपकी कैपेसिटी कितने लोड उठाने की है? 50 केजी मैकेनिकल लोड उठाने का आपका कैपेसिटी है, दैट इज़ ए मैकेनिकल लोड। जैसे ट्रेन के अंदर, बस के अंदर पैसेंजर बैठ गए, तो कितने पैसेंजर बैठ के, मान लीजिए सपोज एक बोगी में अराउंड 90 पैसेंजर है, तो उसको जो डिज़ाइन करा वो 90 पैसेंजर का एज्यूम कर लेते हैं कि 70 केजी या 80 केजी वेट एक पैसेंजर का है, तो उसकी कैपेसिटी उसके अकॉर्डिंग बनाई गई है। इसी तरीके से कोई भी जो अप्लायंसेस या अपने घर के अंदर जो सॉकेट या स्विच यूज़ कर रहे हैं वो उसी हिसाब से डिज़ाइन करेंगे कि 5 एम्पियर का या 15 एम्पियर का है, तो कि दैट प्लग और सॉकेट कैन विदस्टैंड विद सो मच ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड। मतलब अगर 5 एम्पियर है तो उसमें अगर 5 एम्पियर से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो क्या होगा, दैट अप्लायंसेस, दैट स्विच और सॉकेट में भी बर्न आउट, वो जल सकता है। तो इलेक्ट्रिकल लोड क्या है? इलेक्ट्रिकल लोड, वॉट एवर द अप्लायंसेस दैट यू आर यूजिंग, दैट इज ए इलेक्ट्रिकल लोड। हियर यू कैन सी व्हाट आर द इलेक्ट्रिकल लोड। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, टेलीविज़न, माइक्रोवेव, toaster, all are the electrical load. Here again we are taking some example of the electrical load like microwave, refrigerator, hand mixer, electrical shaver, AC, toaster, coffee machine, lamp, CFL, so all are the electrical load. मेरे आप एडवाइस ये है कि कोई भी घर में हो जो अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं उसको, आपको उस अप्लायंसेस के बारे में उसके इलेक्ट्रिकल लोड आपको पता होना चाहिए कि वो कितना पावर कंज्यूम करेगा। वो पावर कितना कंज्यूम करेगा, उसके एडवांटेज क्या होंगे, मैं आपके आगे आपको समझाऊंगा कि कितना है। जैसे सपोज आप रेफ्रिजरेटर 150 वाट का या माइक्रोवेव 1300 वाट का है, और जो हम एसी यूज़ कर रहे हैं, कहते हैं 1.5 टन का एसी यूज़ कर रहे हैं, तो 1.5 टन एसी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 किलोवाट। अब देखिए जानना जरूरी क्यों है कि ये
लोड क्यों मालूम होना चाहिए। और ऐसा नहीं कि जो अप्लाइंसेस बड़ा है, देखने में बड़ा लग रहा है, वो इलेक्ट्रिकल पावर ज़्यादा कंज्यूम करेगा। लाइक रेफ्रिजरेटर काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट पावर कितना कंज्यूम करता है, 150 टू 200 वाट पावर कंज्यूम करता है। आपका माइक्रोवेव छोटा होता है पर वो अराउंड 2 किलो वाट पावर कंज्यूम करता है। आपके आयरन जो प्रेस करते हैं आप, वो भी 1 किलोवाट का होता है। आप अपने घर में जो रूम हीटर यूज़ कर रहे हैं वो 1 किलोवाट 2 किलोवाट के होते हैं। तो जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल लोड का मतलब होता है करंट। और करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट इजकल टू, क्योंकि पावर इजकल टू वोल्टेज इंटू करंट। अगर मैं डीसी की बात कर रहा हूँ, पावर फैक्टर अगर एसी की बात करेंगे तो पावर इजकल टू वोल्टेज इंटू करंट इंटू पावर फैक्टर। तो जब तक आपको करंट नहीं मालूम होगा कि कितना करंट इस अप्लायंसेस से यूज़ होगा, उसके अकॉर्डिंग आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इस किस सॉकेट में इसके प्लग को लगाया जाए, 5 एम्पियर में लगाया जाए या 15 एम्पियर वाले में लगाया जाए, राइट। अब जैसे कि 2 किलोवाट का है, तो 2 किलोवाट का मतलब अप्रोक्सीमेट 2000 वाट डिवाइड बाई 230, 230 को मैं 250 मान लेता हूँ, तो इसका मतलब अराउंड 8 एम्पियर। यानी जो आप अगर इलेक्ट्रिकल एक एसी जो अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, उसमें से अप्रोक्सीमेट 10 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा वो। और आपने क्या करा, गलती से एसी का जो सॉकेट है, जो प्लग है, आपने 5 एम्पियर वाले में लगा दिया। इसका मतलब 5 एम्पियर वाले सॉकेट की जो लिमिट थी उसमें सिर्फ 5 एम्पियर करंट फ्लो हो सकता था, पर आपने क्या कर दिया, आपने एसी का प्लग लगा दिया उसमें। तो हो क्या रहा है, आपने 5 एम्पियर वाले में 10 एम्पियर से करंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो ऑफकोर्स जिस वायर की कैपेसिटी 5 एम्पियर करंट फ्लो करने की थी और उसमें से 10 एम्पियर करंट फ्लो करने लगेगा, तो ऑफकोर्स क्या होगा, दैट वायर विल बी हीटेड, दैट वायर में बी बर्न आउट। तो ये आप उसी तरीके से समझिए कि जैसे कि मेरा कैपेसिटी 60 किलो वजन उठाने की है और मेरे ऊपर 80 किलो वजन डाल दिया गया, तो ऑफकोर्स मैं 80 किलो वजन उठा तो सकता हूँ मैं, पर 80 किलो उठा के मैं कितनी देर चल पाऊंगा, थोड़ी देर उठाऊंगा, हो सकता है कि मैं गिर जाऊं, या हो सकता है कि मेरी बैकबोन में प्रॉब्लम आ जाए। तो यानी मेरी कैपेसिटी सिर्फ 50 या 60 किलो तक की उठानी थी, मैंने 80 किलो वाट उसकी 80 किलो वजन उठा लिया, तो क्या हो रहा है, मैं नहीं उठा पा रहा हूँ। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल के बारे में क्या है कि उसकी कैपेसिटी 5 एम्पियर की थी, पर आप उस पर 15 एम्पियर का और 10 एम्पियर का लोड डाल रहे हैं, तो क्या होगा, वो वायर जल जाएगा। और ये पता करता है कि स्विच जल गया, सॉकेट जल गया, और मे भी इतनी करंट ज़्यादा फ्लो होगी उस वायर से कि आपकी घर की पूरी वायरिंग जल सकती है, आपके अप्लायंसेज जल सकते हैं। तो एक छोटी सी गलती जो आपको अवेयर नहीं है कि उस 15 जिसमें 10 एम्पियर करंट ड्रॉ करना था, आपने 5 एम्पियर में कर दिया। मेरा ये एक्सपीरियंस भी है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे सर्दियों के समय देखा कि रूम हीटर यूज़ करना है, तो रूम हीटर जैसे मैंने बताया 2 किलोवाट का है, 2 किलोवाट का अप्रॉक्सीमेटली 8 या 10 एम्पियर करंट ड्रॉ करेगा। अब घर के अंदर क्योंकि पावर प्लग काफ़ी कम लगे होते हैं, क्योंकि घर पुराने बने हुए हैं, तो उसमें 15 एम्पियर की सॉकेट नहीं लगी हुई है, 5 एम्पियर की लगी है। तो जबकि आप जब खरीद के लेके आएंगे जो भी ब्लोअर या आप रूम हीटर, तो वो 15 एम्पियर वाला ही उसके अंदर प्लग लगा हुआ है। लेकिन क्या करेंगे, 15 एम्पियर वाला 5 एम्पियर में तो लगेगा नहीं, तो बहुत से क्या करेंगे, उस वायर को कट करेंगे और उसमें 5 एम्पियर के सॉकेट लगा देंगे, क्योंकि वो लग जाए, किसी तरीके से फिट हो जाए। तो फिट तो हो जाएगा, करंट भी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने वही काम किया जिसकी कैपेसिटी 50 किलो की थी और उस पर आपने 80 किलो वजन डाला, उसी तरीके से जिसमें 5 एम्पियर करंट आना था, पर आप 10 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स क्या होगा, उस वायर से एक्स्ट्रा करंट ड्रॉ हो रही है। तो जो हीट क्या होते हैं, हीट इक्वल टू आई स्क्वायर आर, 8 एम्पियर यानी 8 का स्क्वायर मतलब 64 मल्टीप्लाइड बाई रेजिस्टेंस। इतनी हीट डेवलप होगी, इतनी हीट डेवलप होगी, तो क्या उस वायर का इंसुलेशन जल जाएगा। और जब इंसुलेशन जलेगा तो पहला वाला वायर और सर्किट से जितने भी वायर उसमें फ्लो हो रहे होंगे, वो सारे वायर जलेंगे और पूरे घर की वायरिंग जल सकती है। और उस एक छोटी सी गलती की वजह से आपके सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस खराब हो सकते हैं। तो मेरी ये एडवाइस है कि आपको जो भी अप्लायंसेस आप अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, उसकी आपको पावर रेटिंग ज़रूर पता होना चाहिए। और पावर रेटिंग जानने के लिए बहुत ही सिंपल सा तरीका, जब भी आप कोई अप्लायंसेस खरीद के लाते हैं, तो उसमें एक नेम प्लेट लगी होती है। उस नेम प्लेट पे सब कुछ इंडिकेट होता है कि इसमें कितने वाट पावर कंज्यूम होगा, कितने वोल्टेज पे चलेगा और इसमें कितना मैक्सिमम करंट ड्रॉ होगा, राइट। अब रजिस्टर, आप जो लोड की बात कर रहे हैं, तो लोड बेसिकली 3 तरीके के लोड होते हैं, रजिस्टिव लोड, इंडक्टिव लोड एंड कैपेसिटिव लोड। रजिस्टिव लोड कैसे होते हैं, जैसे आपने पिक्चर में देख रहे हैं, इसमें बल्ब जो आप पहले हम जो बल्ब यूज़ करते थे वो रजिस्टिव लोड होता है। घर में जो हम हीटर यूज़ करते हैं वो रजिस्टिव लोड होता है। क्योंकि रजिस्टिव क्यों होता है, रजिस्टिव जो घर में हीटर हो जाए, मतलब यू हैव टू डेवलप द हीट। और हीट कैसे डेवलप होती है, आई स्क्वायर आर,
यानी करंट तो फ्लो हो रही है, साथ में आपको क्या चाहिए उसमें, ज़्यादा जितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस होगा, तो जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना उसके अंदर हीट डेवलप होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि रेजिस्टेंस ज़्यादा रखना है, इसका मतलब फाइन वायर यूज़ कर रहे हैं, पतला वायर यूज़ कर रहे हैं, पतला वायर यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब उसका डाया कम है, डाया कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस हो रहा है। तो ये तो रेजिस्टिव लोड के एग्जाम्पल हो गए। फिर इंडक्टिव लोड, तो हमारे घर के अंदर जितने मोस्टली लोड होते हैं, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो, चाहे आपकी पंप हो, वाटर पंप हो, मैक्सिमम लोड जो होते हैं वो इंडक्टिव लोड के होते हैं। इसीलिए जब हम कहते हैं पावर फैक्टर आ रहा है, पावर फैक्टर 0.8 होता है, क्योंकि इंडक्टिव लोड में क्या होता है, करंट वोल्टेज से लैग करता है। ठीक है, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जानिए कि घर में जो मैक्सिमम जो लोड होते हैं ऑल आर द इंडक्टिव इन द नेचर। फिर थर्ड अनदर पिक्चर इज कमिंग कैपेसिटर। कैपेसिटर इज एबिलिटी ऑफ द डिवाइस टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड हैज सच कंपोनेंट दैट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज इज कॉल्ड कैपेसिटर। तो आपने कैपेसिटर कहाँ देखे होंगे, आपने आपके घर में सीलिंग फैन लगा होगा, तो सीलिंग फैन में आप जो ऊपर एक कैप लगी होती है, तो अगर उस कैप को कभी उठा के देखे जाएंगे तो एक सिलेंड्रिकल जैसी कोई एक डिवाइस लगी होती है, वो कैपेसिटर होता है। और कैपेसिटर यहाँ पे क्या यूज़ होता है मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा इसमें, क्योंकि वो फिर टोटल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आ जाएगा। तो आप ये जानिए कि अगर आपका फ़ैन अगर बहुत तेज़ी स्पीड से नहीं चल रहा, उसकी स्पीड कम हो गई है या वो स्टार्ट नहीं हो रहा है, कभी क्या करते हैं आप पेन से उसको घुमा देते हैं तो फ़ैन चलने लगता है, तो आपको ये समझना चाहिए कि उसका वो कैपेसिटर आपका ख़राब हो गया है, राइट। तो कैपेसिटर अगर आपका फ़ैन चल रहा है तो सबसे पहला कारण है कि उसका कैपेसिटर ख़राब है, तो उस कैपेसिटर को आपको निकालिए और उस कैपेसिटर पे जो रेटिंग लिखी है वो मार्केट से लाइए और वो दो वायर को कनेक्ट कर दीजिए, आपका देखिए फ़ैन चलने लगेगा। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कैपेसिटर। अब हमें समझना होगा कि हमारे घर में जो सप्लाई आती है वो कैसे आती है। हाउ डज फ्लो ऑफ करेंट स्टार्ट फ्रॉम मेन सर्किट बोर्ड विच इज़ प्लेस्ड आउटसाइड ऑफ योर रूम। तो जैसे मैंने बताया घर के अंदर जो सप्लाई आती है दैट इज़ ए 230 वोल्ट सिंगल फेज सप्लाई, राइट। एंड वॉट एवर द सप्लाई इज कमिंग फ्रॉम पोल इट डायरेक्टली कम्स टू द मेन स्विच बोर्ड। मेन स्विच बोर्ड आपके घर के बाहर लगा हुआ रहता है, एक ये आयरन का भी हो सकता है, वुडन का भी हो सकता है। सो सबसे पहले एनर्जी मीटर में आ गया। पर्पस ऑफ एनर्जी मीटर इज टू कंज्यूम हाउ मच एनर्जी यू आर गोइंग टू कंज्यूम, यूनिट कितनी है, क्योंकि जो बिजली का बिल जो आपका आता है वो यूनिट कैलकुलेट करने के लिए आता है। फिर सबसे पहले एक मेन सर्किट बोर्ड होता है, मेन एमसीबी, एमसीबी मीन्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, और फिर उसके अंदर डिफरेंट सब सर्किट ब्रेकर होते हैं। सो परफॉर्मिंग इलेक्ट्रिकल रिपेयर्स इन योर होम रिक्वायर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू यूज द मेन सर्किट ब्रेकर, राइट। यानी आप अपने घर में जब भी कोई रिपेयर या मेंटेनेंस का काम कर रहे हैं तो सबसे सुरक्षित तरीका ये है काम करने के लिए कि आप अपने घर के मेन सर्किट को ऑफ कर दीजिए। जब मेन सर्किट को जब आप ऑफ कर देंगे, एमसीबी को ट्रिप करा देंगे, तो आपका जो यूटिलिटी जहाँ पे आपका पावर सप्लायर है और आपके घर की सप्लाई के बीच में कनेक्शन ब्रेक हो गया और आपको करंट लगने के कोई भी चांसेस नहीं है, और आप उसको स्विच को रिप्लेस करना चाहते हैं तो अपने घर में स्विच बड़े आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। टेस्टर ला के आप चेक कर सकते हैं कि उसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सबसे पहले एक होता है मेन सर्किट और फिर उसके अंदर सब सर्किट। तो मेन सर्किट इज टोटली आइसोलेट द टोटल लोड ऑफ द होम। फिर आते हैं सब सर्किट। तो आपके घर में मान लीजिए मैं 2 बेडरूम का एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें 2 बेडरूम है और एक आपका ड्राइंग या डाइनिंग रूम है। तो हर रूम के लोड को अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं और उनके लोड 3 लूप बनाते हैं 3 वायर के, और तीनों के अलग अलग एमसीबी से कनेक्ट करते हैं। उसका एडवांटेज क्या है, सपोज एक घर में किसी वजह से कोई सर्किट में कोई ट्रिप करता है तो पर्टिकुलर एक एमसीबी ऑफ होगा और आपके 2 रूम की सप्लाई आती रहेगी। तो अगर इस तरीके से डिज़ाइन है, अगर नहीं है तो ये करना चाहिए, और आपके जो आपका मेन सर्किट बोर्ड है वो आपको समझना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप उस पर्टिकुलर एमसीबी में उसमें कुछ ना कुछ मार्क करिए कि दिस एमसीबी इज़ फॉर रूम नंबर 1, दिस एमसीबी इज़ फॉर रूम नंबर 2। तो जब भी कभी आपको लगता है कि इसमें कोई रिपेयर करना है, कोई मेंटेनेंस करना है, तो पर्टिकुलर एमसीबी उस पर्टिकुलर रूम का ऑफ करिए अगर किसी पर्टिकुलर रूम के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको डिसीजन नहीं ले पा रहे कि इस पर्टिकुलर रूम का कौन सा एमसीबी है, तो आप मेन एमसीबी को बंद कर दीजिए। Now you have to understand the difference between the main circuit breaker and the branch breaker. Your main circuit breaker is on your electrical service panel box. If you are wondering where it is located in your house, look for the electrical service panel box in your apartment. The service panel is built into the wall. It looks like a metal cabinet door, as I already told you. It is a tough to pull open at first. When you open the panel door, you see a row of 2 odd circuit breaker switches.
The switches might be numbered, and if your home has previous owner, they might even be labeled. These are our branch circuit breaker. Each breaker branch of an particular area like the upstairs hallway, living room or basement. Now what is a circuit breaker? As I explained you, that is a circuit breaker is तो लोग बहुत ही फेमिलियर वर्ड है कि MCB है. MCB इज मिनीचर सर्किट ब्रेकर. यानी उस सर्किट ब्रेकर के अंदर कुछ ऐसा अरेंजमेंट है कि उस वायर से एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज़्यादा करंट फ्लो होगा तो वो ट्रिप कर जाएगा. इसका मतलब इसके अंदर कुछ इस तरीके का एक स्प्रिंग लगी होगी कि वो करंट ज़्यादा फ्लो होगा तो उसमें इतना मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा और उसमें एक टॉर्क डेवलप होगा कि उसको पुल कर देगा और इसको ट्रिप करा देगा. So circuit breaker are the protective measure against damage to a circuit in the event of an electrical current overload. In other words, it makes sure that nothing breaks if you have too many appliances on the same time and causes as a short circuit. फ़ायदा क्या है कि आपके घर में किसी एक पर्टिकुलर अप्लाइंसेस में फॉल्ट आया तो उस अप्लाइंसेस में फॉल्ट आने की वजह से क्या होगा, हम कहते हैं घर में शॉर्ट सर्किट हो गया. शॉर्ट सर्किट मीन्स व्हाट? शॉर्ट सर्किट मीन्स रेजिस्टेंस इज ज़ीरो. If resistance is zero, what is the meaning means current is very high because I is equal to V upon R. करंट जो होता है वो वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है, यानी करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. मैंने कहा शॉर्ट सर्किट हो गया. शॉर्ट सर्किट का मतलब रेजिस्टेंस जीरो हो गया. अगर रेजिस्टेंस जीरो हो गया तो करंट कितना हो गया? इनफाइनाइट हो गया. इसका मतलब शॉर्ट सर्किट होने से इतनी हाई अमाउंट ऑफ करंट उस वायर में फ्लो होती है और हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगी तो हाई अमाउंट ऑफ हीट डेवलप होगी, इसलिए वायर जल सकते हैं. इसलिए ये जब हाई अमाउंट ऑफ करंट MCB के थ्रू फ्लो होती है तो ये MCB उस सर्किट को क्या करा देते हैं, उसको ट्रिप कर देते हैं और उसको ऑफ कर देता है. पहले जैसे आपने सुना था कि फ्यूज़ यूज़ करते हैं, तो फ्यूज़ में क्या होता था, फ्यूज़ एक फाइन वायर होता था. तो फ्यूज़ क्यों लगाते हैं? फ्यूज़ भी एक प्रोटेक्टिव डिवाइस है और आपके मेन सर्किट में लगाते थे, जो कहते थे कटआउट बोलते तो वाइट कलर का होता था. कटआउट में एक फाइन वायर लगा देते थे. फ्यूज़ में भी क्या होता है, अगर एक हाई अमाउंट से ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो उस पर्टिकुलर फ्यूज़ का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा होता है कि उस करंट के फ्लो होने से इतनी हीट डेवलप होगी, सबसे पहले वो जो फ्यूज़ बर्न हो जाएगा. जैसे फ्यूज़ बर्न होगा तो आपके टोटल घर के इलेक्ट्रिकल लोड को मेन सर्किट बोर्ड से आइसोलेट कर दिया. तो उसका मतलब उसमें इतनी ज़्यादा करंट फ्लो नहीं होगी पूरे घर की वायरिंग में कि वो जले. फिर अनदर टर्म इज इलेक्ट्रिकल शॉक. करंट का झटका जैसे जो हिंदी में हम बोलते हैं कि लगता है. What is an electrical shock? An electrical shock is a dangerous and painful physiological effect caused by the passing of electric current through the body of the human. Physical contact with energized electrical wire or device is the main common cause of electrical shock. तो हमें करंट लगना क्या कि हम गलती से या तो जैसा स्लीपर नहीं पहना आपने या शूज़ नहीं पहना, नंगे पैर है, तो ज़मीन वॉट तो क्या होता है कि अर्थ इज ऑल्सो ए गुड कंडक्टर. आपने गलती से किसी वायर के टच में आ गए या आपके मान लीजिए आप रेफ्रिजरेटर की बॉडी में कुछ वायर शॉर्ट होकर जो लाइव वायर अगर आपके रेफ्रिजरेटर की बॉडी से टच हो गया तो ऑफकोर्स करंट रेफ्रिजरेटर की बॉडी में फ्लो होगा. एंड यू आर गोइंग टू टच द डोर ऑफ द रेफ्रिजरेटर, दैट करंट विल फ्लो थ्रू योर बॉडी थ्रू ग्राउंड. एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा थ्रू द ग्राउंड और आपके बॉडी के थ्रू एक करंट फ्लो होने लगेगा. दैट करंट विच इज़ गोइंग टू फ्लो थ्रू योर बॉडी इज इलेक्ट्रिकल शॉक. ऐसा नहीं कि करंट लगने के लिए ज़रूरी होता है कि आप लाइव वायर के टच में आए. इन केस ऑफ एक्सपोजर ऑफ हाई वोल्टेज लाइक सपोज 11 kV वोल्टेज और मोर देन 11 132 kV वोल्टेज, इवन 400 वोल्ट से ज़्यादा जब होता है तो क्या होता है कि वो वोल्टेज एयर के बीच को उसको ब्रेक करता है और उसमें क्या होता है कि एयर और हाई वोल्टेज के बीच में इट वर्क लाइक ए कैपेसिटर. कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इज ए टू प्लेट और एक प्लेट और दूसरी जब एक ग्राउंड इज ए वन प्लेट, वन लाइव वायर इज अनदर प्लेट, ऑन एयर विल वर्क एज ए डाई इलेक्ट्रिक. तो एक चार्जिंग करंट फ्लो होती है एंड दैट चार्जिंग करंट इज़ वेरी हाई एंड दैट फ्लोज थ्रू द बॉडी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है. इसीलिए आपने सुना होगा कि जहाँ पर भी ट्रांसमिशन लाइन जा रही होती है हाई के बीच, जैसे हमारे इग्नू में भी ट्रांसमिशन लाइन जा रही है तो उसके नीचे कोई घर नहीं बनाया जाता है वहाँ पे, या कोई ऑफिस नहीं बनाया जाता है, या वहाँ पे ये सजेस्ट करा जाता है कि वहाँ पार्क नहीं बनाया जाए. मतलब वो ऐसी स्पेस नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे ज़्यादा इंसान वहाँ पे रहे, क्योंकि उस वायर हाई वोल्टेज वायर और ग्राउंड के बीच में एक माइक्रो एम्पियर में करंट फ्लो होती रहती है जो कि हमें फील नहीं होती है, बट वो दैट करंट फ्लोज थ्रू अवर बॉडी. और वो जो करंट हमारी बॉडी में फ्लो होती है वो हमारे करंट फ्लो को डिस्टर्ब करती है और जो कि हमारे बॉडी के लिए डेंजरस होती है.
The severity of the electrical shock depends upon many factors such as the path of the current flow, the duration of the current flow, magnitude of the current, resistance of the human body, frequency of the current. Now we have to understand one by one what is the effect of the duration of the current. जैसा बताया कि current, क्योंकि current मतलब लगने का मतलब क्या हुआ, because you are getting some energy in your body, and what is that energy? Energy is nothing but that is E square, E is equal to I square RT. यानी whatever the energy that is consumed by your body, it depends on the current flowing through your body, resistance of your body and time. That means these three factors are the coming. Suppose that current is flowing for the more time, that means you are consuming more energy फ्रॉम दैट पर्टिकुलर अप्लायंसेज. तो आप ज़्यादा एनर्जी इलेक्ट्रिकल पावर आपकी बॉडी में कंज्यूम हो रहा है, तो इसका मतलब आपको ज़्यादा इलेक्ट्रिकल शॉक लग रहा है. सो दैट मीन्स दैट इलेक्ट्रिकल शॉक ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द टाइम. देन मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, कि कितना करंट लगने से हमें इलेक्ट्रिकल शॉक, क्योंकि कभी कभी होता है बहुत माइनर करंट लगता है जिसमें हमें लगता नहीं कि हमें झटका लगा, जस्ट फील होता है कि कुछ लगा. सो करंट लेस देन 1 मिली एम्पियर कॉजेस नो सेंसेशन. Current between 1 milliampere and 8 milliampere causes sensation of the shock, but it is not painful. Around 10 milliampere current is capable of producing painful to severe shock. Current around 30 milliampere can cause respiratory paralysis. और आप ये करंट निकालेंगे कैसे? अभी तो मैं बोल रहा हूँ कि 1 मिली एम्पियर करंट हो रहा है, 80 एम्पियर. तो करंट हमारी बॉडी में कितना फ्लो हो रहा है, इसका निकालने का सिंपल तरीका ये ओम्स लॉ होता है, जो मैंने आपको बताया फॉर्मूला I=V/R होता है. तो वोल्टेज आपको फिक्स है, घर में 230 वोल्टेज आ रहा है, आपने जैसे टच किया दैट मीन्स यू आर इन कॉन्टैक्ट विद द 230 वोल्टेज, राइट. नाउ इफ यू आर एबल टू नो द रेजिस्टेंस ऑफ योर बॉडी, देन यू कैन कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू योर बॉडी. सो I=V/R. बॉडी रेजिस्टेंस का मतलब जनरली हमारी बॉडी का रेजिस्टेंस अराउंड 1 लाख ओम होता है. और फिर अनदर फैक्टर है कि फ्रीक्वेंसी. जैसे मैंने आपको बताया कि डीसी करंट इज मोर डेंजरस इन कंपैरिजन टू द एसी. रीज़न इज़ व्हाट? एसी में 100 टाइम्स, जब एक सेकेंड में ऐसा होता है कि 100 टाइम्स जीरो होता है, तो जब भी वो जीरो वाली सिचुएशन आती है वो उस समय वो करंट आपकी बॉडी में जीरो होता है और आप बॉडी से उससे अलग हो जाते हैं. नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द सम बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप्स. जो हम कौन सी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को फॉलो करें जो कि इलेक्ट्रिकल शॉक लगने से बच सकते हैं. सो हेयर आर द सम बेसिक इलेक्ट्रिकल सेफ्टी टिप्स. These 5 tips will help you enjoy the devices and appliances you love while keeping everyone safe from harm. So first is replace or repair damaged power cord. आप जब भी देखें कि कोई भी पावर कॉर्ड, क्योंकि हम देखते हैं सभी लोग अपने घर में एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ कर रहे हैं या पावर कॉर्ड यूज़ कर रहे हैं, जो वायर हमारे घर में या लैब में फ्लो होता रहता है. और कभी कभी क्या होता है कि जब घर में वायर फ्लो हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो किसी न किसी बॉडी के टच से, किसी ऐसी हार्ड बॉडी की वजह से उसका वायर के जो उसका इंसुलेटर है वो कट जाता है और हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं. और गलती से, जैसे कि आप मिक्सी यूज़ कर रहे हैं तो मिक्सी का जो वायर है वहाँ पे आप, क्योंकि जब किचन में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे नाइफ भी रखा हुआ है, सीजर भी रखी है, गलती से कभी नाइफ उस वायर के ऊपर गिर गया तो कट लग गया और आपने ध्यान नहीं दिया कि उसका वायर का इंसुलेटर कट हो गया है, और गलती से वो वायर है वो आपकी बॉडी के टच में आ जाता है तो आपको इलेक्ट्रिकल शॉक लगता है. तो आप हमेशा क्या करिए कि जब भी पावर, जरा सा भी कन्फ्यूजन है कि वायर कट हो रहा है या इसका इंसुलेशन ख़राब हो रहा है या पुराना है, या तो आप उसके ऊपर इंसुलेशन टेप यूज़ करिए या उस वायर को रिप्लेस करिए. सेकेंड इज़ डोंट ओवरलोड योर आउटलेट. हमारे घर में जैसे मैंने आपको बताया कि 5 एम्पियर और 15 एम्पियर दो तरह के सॉकेट लगते हैं. जो 15 एम्पियर वाले सॉकेट जो होते हैं उसको पावर सॉकेट बोलते हैं, और 5 एम्पियर वाले जो सॉकेट होते हैं उसको लाइट एम्पियर बोलते हैं. तो जैसे टीवी के लिए जो हम यूज़ कर रहे हैं वो 5 एम्पियर का यूज़ कर रहे हैं. अपने कंप्यूटर के लिए, लैपटॉप के लिए जो हम यूज़ करते हैं 5 एम्पियर का यूज़ करते हैं. एयर कंडीशनर में क्योंकि जैसे 2 किलोवाट है तो अराउंड 10 एम्पियर करंट हो रहा तो 15 एम्पियर यूज़ करते हैं. तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि 5 एम्पियर वाले सॉकेट में आप 15 एम्पियर वाले सॉकेट को ना लगाएं, या जो हाई पावर रेटिंग वाली जो अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं वो 5 एम्पियर में नहीं लगाएं. ऐसा जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दिया कि लोग नहीं मानते हैं, सिर्फ उनको, क्योंकि ये पता नहीं होता कि उनको लगता है कि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बस हो जाए किसी तरीके से, ये इसके अंदर करंट आ जाए तो चलने भी लगेगा, चलने भी लगता है. वो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि लोड 50 किलो का वजन उठाने की कैपेसिटी, आप 60 किलो उठा रहे हैं तो बैठ जाते हैं. इसी तरीके से अपने 5 एम्पियर वाले में 15 एम्पियर का कर दिया तो क्या हुआ, हाई करंट फ्लो होगी.
तो मार्केट में क्या करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि विंटर में आप रूम हीटर यूज़ कर रहे हैं, तो 5 एम्पियर का सॉकेट है, 15 एम्पियर का सॉकेट नहीं है अपने रूम में, तो बड़ा परेशान हो रहे हैं। इसका मतलब रूम हीटर आप कनेक्ट कर नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी ना किसी तरह की जुगाड़ लगाने लगते हैं कि किसी तरीके से कनेक्ट हो जाए। तो मार्केट में जाएंगे, तो मार्केट से पूछेंगे वहाँ पे दुकानदार से, तो दुकानदार के पास भी सॉल्यूशन है जो कि गलत सॉल्यूशन देता है। वो आपको क्या कहेगा कि आप मल्टीप्लग यूज़ कर लीजिए, या ऐसा कहेगा कि आप प्लग कन्वर्टर यूज़ कर लीजिए जो कि आपका 5 एम्पियर टू 15 एम्पियर में कन्वर्ट कर देगा। तो वो क्या करता है, 5 एम्पियर वाला सॉकेट लेके जिसमें पिन जो 5 एम्पियर वाली लग जाएंगे और 15 एम्पियर वाला आउटपुट देगा। तो आपने लगाया वही बेसिकली सॉकेट या प्लग जो आप लगा रहे हैं वो तो एक मीडियम है आपके दोनों अप्लायंसेज और जो आपके स्विच बोर्ड है उसको कनेक्ट करने का। तो 5 से 15 तो उसने कर दिया जुगाड़ लगा के, पर आपने क्या करा, 5 एम्पियर वाले से 15 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं, और 15 एम्पियर का करंट कर रहे हैं, दैट मीन्स ओवर करंट उस सॉकेट से फ्लो हो रही है, और उस सॉकेट में करंट फ्लो होने की वजह से वो जल सकता है। और क्या करते हैं, जो हम गलती करते हैं, हम मल्टी प्लग यूज़ करते हैं। मल्टी प्लग का मतलब क्या हो गया कि आपने एक पर्टिकुलर सॉकेट में एक प्लग लगाया, क्योंकि नॉर्मली तो एक ही के लिए डिज़ाइन होता है उसमें कि आप या तो उसमें टीवी कनेक्ट करिए, या उसके अंदर अपना कंप्यूटर कनेक्ट करिए, या अपना लैपटॉप कनेक्ट करिए। पर हमारे पास घर में इतने सारे आउटलेट होते नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मार्केट से मल्टी प्लग खरीद के लेके आते हैं, जिसमें ऊपर भी कनेक्शन होता है, बीच भी कनेक्शन होता है, नीचे भी कनेक्शन होता है। तो एक साथ हम 3 लोड 5 एम्पियर वाले पे डाल देते हैं। ठीक है, आपने जैसे कंप्यूटर यूज़ करा तो 5 एम्पियर करंट ड्रॉ नहीं करेगा, उसकी रेटिंग बहुत कम होती है, उसमें से हार्डली 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, 2 एम्पियर होगा। तो अगर 1 एम्पियर के 3 लगा लिए तो कोई बात नहीं, पर आपने क्या करा कि आपने मान लिया साथ में आयरन भी लगा लिया, प्रेस लगा लिया, जो कि 1 किलोवाट का है। 1 किलोवाट का मतलब कितना हो गया, 1 किलोवाट डिवाइड बाई 230, तो अराउंड 4 एम्पियर और 5 एम्पियर। साथ में आपने क्या करा, हेयर ड्रायर भी लगा दिया साथ में, वो भी 1 किलोवाट का हो गया। फिर साथ में आपने क्या करा, आयरन लगा दिया उसमें अंदर, वो भी 1 किलोवाट का हुआ। तो आप क्या कर रहे हैं, 4 करके 12 एम्पियर हो गया। यानी उस पर्टिकुलर सॉकेट की जो कैपेसिटी थी 5 एम्पियर की थी, पर उसमें आपने मल्टीपल लोड लगा दिया उसके अंदर। और मल्टीपल लोड लगाने का मतलब है एक्स्ट्रा लोड। एक्स्ट्रा लोड लगाने का मीन्स है एक्स्ट्रा करंट, और एक्स्ट्रा करंट का मतलब है कि एक्स्ट्रा हीट। एक्स्ट्रा हीट का मतलब है मतलब फायर, मतलब बर्नआउट। इसका मतलब वो वायर या सॉकेट वो जल जाएगा। और आपकी सिर्फ इस एक गलती की वजह से वो पर्टिकुलर एक सॉकेट ख़राब नहीं होगा, उस घर की पूरी वायरिंग जल जाएगी। तो मेरी आपसे एडवाइस है, तो आप मल्टी प्लग यूज़ करने की कोशिश न करिए। अगर आपको लगता है कि मल्टीपल अप्लायंसेस आपको यूज़ करना है, तो आप एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाइए, अपने घर में नंबर ऑफ़ आउटलेट बढ़ाइए। अगर वो इलेक्ट्रिशियन आपको सजेशन देता है कि आप ऐसा करिए कि एक्सटेंशन बोर्ड यूज़ कर लीजिए, हम अपने घर में एक्सटेंशन बोर्ड भी यूज़ करते हैं, एक्सटेंशन बोर्ड में 6 कनेक्शन करने की होता है। तो आपने वही करा कि जैसे आपके पास सपोज़ आपके घर में एक पराठा, और एक पराठा खाने से आदमी का पेट भर सकता है, पर 10 लोग आ गए, आपने उसको डिवाइड कर दिया, तो क्या हुआ, यानी जो एक आदमी की जो कैपेसिटी थी, जिसको आप जिसको भूख लग रही थी, आपने 10 लोगों में डिवाइड कर दिया, तो किसी के काम नहीं आया। उसी तरीके से आपने एक्सटेंशन बोर्ड पे करके 10 अप्लायंसेस कनेक्ट कर दिए, और 10 अप्लायंसेस लगा के उस वायर पे इतना एक्स्ट्रा लोड डाल दिया कि वो वायर जल जाएगा। तो मेरी एडवाइस है कि भी कोई भी जो आउटलेट है आप उसमें एक्स्ट्रा ओवरलोड ना डालिए, मल्टी प्लग यूज़ मत करिए, और मल्टी प्लग जो आपका 5 एम्पियर टू 15 एम्पियर ये यूज़ मत करिए। और एक्सटेंशन बोर्ड में कॉर्ड को भी यूज़ का मैं आपको एडवाइस नहीं दूंगा कि आपको इसको यूज़ करना चाहिए। अगर आपको लगता है आपके घर में नंबर ऑफ अप्लायंसेस ज़्यादा हैं, तो आप डिफरेंट आउटलेट इलेक्ट्रिशियन की हेल्प से लगवाइए। अब देखिए, एक मेन प्रॉब्लम आती है कि आपके घर में बहुत सारे सॉकेट ऐसे होते हैं जो कि जो फ्लोर से काफ़ी करीब होते हैं। जिसके घर में छोटे बच्चे होते हैं, तो बच्चों की टेंडेंसी होती है कि वो जाके उसमें सॉकेट या प्लग में उंगली डालेंगे या उसको टच करने की कोशिश करेंगे। तो मेरी एडवाइस उसमें ये है कि आप उस पर्टिकुलर सॉकेट में जो प्लग है उसमें आप एक जो 5 एम्पियर का है, तो 5 एम्पियर वाला एक टॉप लेके आइए, उसको लगा दीजिए जिसमें कोई वायर कनेक्ट ना हो। तो ये करने से वो क्या होगा, वो लॉक हो जाएगा। तो जिसमें जो छोटा बच्चा जिसको पता नहीं है कि इलेक्ट्रिकल करंट क्या होता है, इवन बड़े लोग भी गलती करते हैं, तो छोटे बच्चों को तो बिल्कुल नहीं मालूम है। तो उसके अंदर आप इस तरह के सॉकेट जो 5 एम्पियर और 15 एम्पियर के टॉप लेके आइए, और उस सॉकेट उसके अंदर लगा के रखिए।
अब क्योंकि हम ये जानना चाहते हैं कि अब जैसे गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं, तो गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और तो लाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी की बहुत ज़रूरत है। और इस पैंडेमिक में प्रॉब्लम आ रहा है कि हम बहुत से डिवाइस की रिपेयरिंग या मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम इलेक्ट्रिशियन को अपने घर में बुला नहीं पा रहे हैं। सो द थिंग दैट इज़ विच इज़ वेरी नेसेसरी ड्यूरिंग द समर, दैट इज़ ए इन्वर्टर एंड अदर इज ए AC. So as you know, battery is the backbone of an inverter. It is responsible for the good performance and long life of your inverter. Therefore, regular maintenance and care of the battery is very crucial. Just like any other home appliances, your inverter and its battery requires regular maintenance for effective operation and longer life. Though they do not beautify your home like your steel coating double door refrigerator or your black shiny microwave, but they do help you live comfortably in the most difficult time during the power cut. अब देखिए इन्वर्टर में बेसिकली क्या है, वन इज इन्वर्टर, अनदर इज बैटरी. द थिंग दैट इज रिक्वायरिंग मेंटेनेंस एंड रिपेयर, दैट इज ए बैटरी. तो बैटरी में जो आपको रिपेयरिंग करने में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो इन्वर्टर आपको ख़रीदना है वो बैटरी जो आपको लेनी है, तो बैटरी लेने से पहले आपको घर में इलेक्ट्रिकल लोड आपको पता होना चाहिए कि कितना इलेक्ट्रिकल लोड आप उस बैटरी के ऊपर यूज़ करेंगे जब पावर कट होगा. अगर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आप 2 फैन या 4 फैन यूज़ करेंगे तो आप उसका एम्पियर कैलकुलेट कर पाएंगे, और एम्पियर कैलकुलेट कर पाएंगे और कितने घंटे यूज़ कर पाएंगे तो आपको ये मालूम चल पाएगा कि इतने एम्पियर आवर आपको चाहिए, क्योंकि बैटरी की रेटिंग एम्पियर आवर में होती है. तो जब इलेक्ट्रिकल लोड आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आप एक्चुअल बैटरी का साइज़, कौन सी बैटरी आपको खरीदनी चाहिए वो आप खरीद सकते हैं. सेकेंड एडवाइस इज ऑलवेज स्टोर द बैटरी इन एयरी स्पेस. Inverter batteries do provide a lot of power, but they also heat up when they are charged or when used. It is advisable to keep these inverter batteries in an open airy location to ensure heat dissipate easily from the device. फिर क्या है कि एक अनदर एडवाइस ये है कि आपको बैटरी को रेगुलर यूज़ करना है. ऐसा नहीं कि आपके घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर कट नहीं हो रहा है तो आपकी बैटरी की लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही है, आप कम यूज़ कर रहे हैं. तो अगर पावर कट आपके यहाँ नहीं हो रहा है तो मेरी एडवाइस है कि आपको महीने या 2 महीने में आपको उस बैटरी को, पावर को, मेन सर्किट को ऑफ करके उस बैटरी को यूज़ करना चाहिए. जैसे हम एडवाइस होता है कि अपने मोबाइल में हमें क्या है, बहुत लोगों की हैबिट होता है कि अपने मोबाइल में जैसे ही 80% हुआ फिर उसको चार्जिंग पे लगा देते हैं कि 100% कर लेते हैं. पर लेकिन बैटरी की लाइफ तभी ज़्यादा होती है जब वो डीप चार्ज और डीप डिस्चार्ज हो. तो जब 5%, जैसे हम अपने मोबाइल के लिए करते हैं कि 5% और 10% होता है, तभी अपने मोबाइल की बैटरी को चार्जिंग पर लगाना चाहिए, 100% तक जाना चाहिए. इसी तरीके से अगर बैटरी रेगुलर यूज़ में नहीं आ रही है इन्वर्टर, तो उसकी लाइफ कम हो रही है. और अपनी बैटरी को हमेशा फायर और स्मोक से दूर रखना चाहिए. जो सबसे ज़रूरी चीज़ जो ख्याल रखना चाहिए इन्वर्टर में कि बैटरी में उसके पानी, जो उसके अंदर जो वाटर लेवल है वो उसका प्रॉपर होना चाहिए. इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड टू चेक द वाटर लेवल ऑफ योर इन्वर्टर बैटरी एवरी 2 मंथ. आप ये देखिए जब भी बैटरी के आपके बैटरी बेसिकली, बैटरी इज नथिंग बट इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल. तो आप उसके प्लग को निकालिए और उसमें देखिए उसका वाटर लेवल कम है कि ज़्यादा है. अगर उसमें वाटर, क्योंकि ड्यूरिंग द समर काफ़ी इवोपरेशन होता है, इवोपरेट होकर वो वाटर कम हो जाता है, तो बेसिकली दैट इज़ ए केमिकल. उस केमिकल रिएक्शन की वजह से ही आपको करंट प्रोड्यूस होता है. तो अगर उसमें वाटर जो वाटर डिस्टिल वाटर अगर वो कम हो गया तो बैटरी की लाइफ कम हो रही है. तो आप प्रॉपरली 1 या 2 महीने में उसको चेक करिए कि उसके अंदर वाटर है कि नहीं है. तो अगर अभी जैसे इस लॉकडाउन के टाइम में आपको डिस्टिल वाटर नहीं मिल पा रहा है, तो आप उस डिस्टिल वाटर के लिए, कि डिस्टिल वाटर इज ए प्योर वाटर जिसके अंदर कोई केमिकल्स नहीं होते हैं, तो डिस्टिल वाटर के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो AC में से जो पानी आप देखते हो जो ड्रेन होता है वो दैट इज़ ए बेसिकली इवोपरेटेड वाटर. दैट वाटर इज़ ए प्योर एंड दैट इज़ ए डिस्टिल वाटर. उस वाटर को भी आप बैटरी में यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको वो पानी भी नहीं मिल रहा है तो अगर बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है दैट इज़ ऑल्सो डिस्टिल वाटर. उस बारिश के पानी को भी आप उस बैटरी में यूज़ कर सकते हैं. अगर आपको वो पानी भी नहीं मिल पा रहा है तो लास्ट एडवाइस ये कि आप RO के पानी को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन RO के पानी को रेगुलर यूज़ करने की हैबिट में नहीं लाना चाहिए. फिर सेकंड क्या है कि जो बैटरी के आपके जो वायर जहाँ के होते हैं उस पर आपने देखा होगा कि वाइट कलर का कुछ कोरोजन हो जाता है. तो कोरोजन क्या है, बेसिकली ये सल्फ्यूरिक एसिड है.
तो इस पे को करने के लिए क्या करना, आप या तो एमरी पेपर से या आप पानी गर्म करके उसके ऊपर आप फ्लो से उसके ऊपर डालिए। कोई पुराना टूथब्रश अगर आपके पास है तो उसको आप रब कर दीजिए और जो वाइट कोरोजन और है उसको साफ़ कर लीजिए। और उसके ऊपर फिर आप क्या करिए कि उस वायर को कनेक्ट करने के बाद आपके घर में अगर वैसलीन है या ग्रीस है, उसके ऊपर वैसलीन या ग्रीस लगा दीजिए उस टर्मिनल के ऊपर। तो ग्रीस या वैसलीन क्या करेगा कि जो एयर है वो उसके कांटेक्ट में नहीं आने देगा और जो उसके ऊपर कोरोजन हो रहा है उससे बचाएगा, और इस तरीके से आप बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो मेंटेनेंस जो बहुत ज़रूरी है वो है सर्विसिंग ऑफ एयर कंडीशनर। Everyone wants to enjoy the air conditioner during the summer season, but nobody cares about its cleanliness and care. An air conditioner collects dust and debris during the operation, which prevents it from the cooling properly. क्योंकि जो आप जैसे एसी हमारा घर में अगर बंद पड़ा हुआ है तो बहुत सारी डस्ट और जो डेब्रीज है वो हो जाती है, उसकी वजह से उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो जनरली हमारे घर में कौन से यूज़ कर रहे हैं, आइदर यू आर यूजिंग द विंडो एसी और यू आर यूजिंग द स्प्लिट एसी। तो फर्स्ट जो आपको ध्यान रखना है वो क्या है, एन एयर फिल्टर जो आपके अगर आप जैसे उसकी ग्रिल को खोलेंगे, ग्रिल में सबसे पहले आपको एक फ़िल्टर दिखाई देगा। उस फिल्टर को आप निकालिए और उस फिल्टर को निकाल के या तो उसको आप हाथ से जोर से झाड़ दीजिए उसको, या आप ब्रश की हेल्प से उसको क्लीन करिए। और उसको क्लीन करने के बाद आप कल बाल्टी में एक वार्म वाटर थोड़ा सा गर्म पानी रखिए, उसमें एक डिटर्जेंट डाल के थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दीजिए और उसको फिर करके उसके अंदर जितना भी डस्ट पार्टिकल है वो क्लीन हो जाएगा और उसको ड्राई और उसको सुखाने के लिए रख दीजिए। तो सबसे पहला जो चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फ़िल्टर को आपको क्लीन करना है, क्योंकि फ़िल्टर के थ्रू ही रूम की जो एयर जो सर्कुलेट हो रही है वो ज़रूरी है। अगर एयर सर्कुलेशन अगर बंद हो गया तो उसकी जो कूलिंग प्रॉपर्टी है वो आपकी कम हो रही है। फिर आप जैसे ही उसके फ़िल्टर को आप अगर निकालेंगे तो फिर आपको फिंस दिखाई देती है। तो आप उस फिंस को निकालने के लिए क्या करिए, अगर आपके पास वैक्यूम क्लीनर है तो वैक्यूम क्लीनर से आप उसके फिंस को निकालेंगे तो उसके जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको वो सक कर लेगा। अगर आपके घर में वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो सिंपल आप कपड़े से साफ़ करिए। अगर आपके अंदर वो भी नहीं है तो कोई पुराना टूथ ब्रश मिला है, टूथ ब्रश में क्या करिए, एक मग लीजिए, एक मग में थोड़ा सा वार्म वाटर लीजिए, उसके अंदर कोई डिटर्जेंट डालिए और डिटर्जेंट डाल के उस ब्रश की हेल्प से उस फिंस के बीच में उस डस्ट को निकालने को ट्राई करिए। और अगर आपके ऐसी पोजीशन में है कि अगर वाटर सप्लाई वहाँ तक आ जा सकती है तो आप एक हल्के से प्रेशर से उस पानी डालिए और उसको क्लीन करिए। पानी का प्रेशर इतना नहीं होना चाहिए कि उसकी फिंस टेढ़ी हो जाए। बाई चांस गलती से अगर फिंस अगर टेढ़ी हो जाती है तो फिंस को सीधा करने का तरीका क्या है, आप अपने घर में जो कॉम हो रहे हैं, जो कंघा यूज़ करते हैं, आप उस कॉम की हेल्प से उस फिंस के बीच में फंसाइए, या कोई लकड़ी का कोई भी एक पतला सा कोई लीजिए या नाइफ लीजिए या सीज़र लीजिए, उसकी हेल्प से सारी फिंस को स्ट्रेट सीधा कर दीजिए। क्योंकि फिंस अगर मुड़ गई, सारी फिंस और एक दूसरे से हो गई, फिंस एक दूसरे से टच होने का मतलब है कि आपने एयर सर्कुलेशन उसका बंद कर दिया। तो आप जब भी कभी साफ़ करें उसको तो ये ध्यान रखें कि फिंस टेढ़ी ना हो जाए, तो आप उस फिंस को सीधा करिए कॉम की हेल्प से। और अगर ये तो सिर्फ बेसिक जो आप क्लीन कर सकते हैं, क्योंकि जो ग्रिल निकाल के अगर आपको लगता है कि अगर उसको आपके अंदर कैपेसिटी है कि उस पूरी मशीन को बाहर निकाल सकते हैं तो उसको निकालिए, और उसको निकालने के बाद उसको बाथरूम में ले जाइए और जो मोटर है, मोटर पे पॉलीथीन या जो भी कोई भी ऐसा कवर से उसको कवर करने के बाद उसको पानी से उसको धोइए जिससे कि मोटर के अंदर पानी ना चला जाए। और बैक साइड की जो फिंस है उसको भी ब्रश या पानी की हेल्प से उसको क्लीन करिए। इससे आप एसी की लाइफ, एसी की कूलिंग और जो एसी के अंदर जो नॉइज़ हो रहा है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट जो, क्योंकि विंडो एसी के संग प्रॉब्लम क्या है कि आपने या तो हाइट पे लगा देते हैं या उसका बैक साइड जो रूम के पीछे है या ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपका घर है तब तो आप पीछे से जाके बड़े आसानी से क्लीन कर सकते हैं। और सेकंड फ्लोर या थर्ड फ्लोर पे है तो पीछे वाले जो पोर्शन जो फिंस है उसको क्लीन करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आपके पास ऐसी कुछ पॉसिबिलिटीज़ है कि आप पाइप पहुंच सकता है तो आप उसको पाइप की हेल्प से उसको क्लीन करिए। अगर वो क्लीन नहीं हो पा रहा है तो इस ड्यूरिंग दिस टाइम आप इसका क्या करिए कि आगे की फेंस और आप इसके फ़िल्टर को क्लीन करके एसी की लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज के लेक्चर में मैंने आपको बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल की वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या होता है, और जो दो मेन जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है जो कि समर में बहुत ज़रूरी होती है वो है एयर कंडीशनर और बैटरी ऑफ द इन्वर्टर, उसकी मेंटेनेंस और रिपेयर कैसे करते हैं वो बताया है।
तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको यूज़ करिए, लेकिन इसको यूज़ करने से पहले मेरी एडवाइस ये है कि जो भी इलेक्ट्रिकल स्विचेस हैं उसको ऑफ़ करिए। और आप बिल्कुल अगर नए आदमी हैं तो आप, मेरी एडवाइस ये है कि दिन में इसको काम को करिए और मेन सर्किट को ऑफ़ करके फिर इस तरह की सारी रिपेयरिंग और मेंटेनेंस करिए। थैंक यू।